एवरीवन, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन आपका 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ए ब्लॉक देकर है और वो रेस्ट कर रहा है बी ब्लॉक पर, और ये पूरा सिस्टम आपके टेबल पे रेस्ट कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर लोअर ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहे हो। मैक्सिमम फोर्स आप बी ब्लॉक पे कितना लगा सकते हो सच दैट कि पूरा सिस्टम जो है ना वो एक साथ चलना चाहिए। कहने का मतलब आपका ए जो है वो बी पे स्लाइड नहीं करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। मैं रिपीट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आप कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हो किस ब्लॉक पर, लोअर ब्लॉक पर। ख्याल रखना है इसका, अपर ब्लॉक डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा, लोअर ब्लॉक डिफरेंट सिनेरियो बन रहा है यहां पे। तो लोअर ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाओगे, मैक्सिमम फोर्स कितना आप लगाओगे सच दैट कि जो आपका ब्लॉक ए है, अपर ब्लॉक है, वो लोअर ब्लॉक पर स्लाइड नहीं करेगा। अब देख लो, जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं ना, मुझे मास एम ए देकर है, एम बी देकर है, मुझे ए और बी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देकर है, मुझे यहां पर बी और सरफेस के रिलेटेड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देकर है, जी का वैल्यू 10 देकर है। जब भी मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं ना, मुझे डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिमाग में आ जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप यहां पर क्या करते हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं। बिल्कुल सही है, आप सॉल्व कर सकते हो, मैं भी तो सॉल्व करने वाला हूं। बट जब मैं ऐसे क्वेश्चन को देखता हूं जहां पर मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही होती है और आपके पास दो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अपनी जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक्स आपके पास होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एचसी वर्मा पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, एक फॉर्मूला याद रखना है। देख लो, मैं आपको सिंपली बताता हूं। आप पढ़ते हो ना कि फ्रिक्शन जो आपके पास है, इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन। ये सबको पता है। और यूजुअली आप नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर म्यू टाइम्स एम जी लिख देते हो। मतलब ये आप यूजुअली स्टाइल फ्रिक्शन का यही देखते हो। मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर लेट अस सपोज मैं एक फोर्स F लगा रहा हूं। इसका इंटेंडेड मोशन टुवर्ड्स राइट है, तो फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपका फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। अगेन आपको पता है कि इस ब्लॉक पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी ब्लॉक पर आप देखोगे कि ये सरफेस जो है नॉर्मल रिएक्शन देगा बट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा कुछ आप देखते हो। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आप सिंपली अगर फ्रिक्शन की बात करोगे, अगेन जैसे मैंने बताया म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, बट आपका जो ये ब्लॉक है ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना ये ब्लॉक नीचे जाएगा। आपका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, mg के बराबर होता है। तो तब जाके आप लिख सकते हो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स फिर आपका m और g आ जाएगा। तो ये आपका फ्रिक्शन का स्टाइल है लिखने का। अब मैंने क्यों ये दिखाया, क्योंकि मैं यहां पर एक फॉर्मूला स्टेट करने वाला हूं जिसे आप लोग भी मेमोराइज करोगे, और वो फॉर्मूला जो है वो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना, इस स्टाइल वाले क्वेश्चन को देखते हो, आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए एफ मैक्स इट इज इक्वल टू, आप देख लो आपको दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस देकर है, म्यू ए बी म्यू बी एस। तो आप सिंपली लिखो यहां पे म्यू ए बी प्लस म्यू बी एस। अब आपकी मर्जी है ना, आप पहले म्यू बी एस भी लिख सकते हो, फिर बाद में म्यू ए भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू है नहीं। अच्छा, आपके पास दो मासेस आपको दिख रहे हैं, एम ए और एम बी दिख रहा है। देख लो, म्यू वाला पार्ट तो आ गया। अब यहां पर मास की मैं बात करूं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास एम ए और एम बी दो मासेस है, तो इन दोनों को ऐड करते जाओ, तो ये आपके पास एम ए फिर प्लस आपके पास एम बी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, जी से। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में डायरेक्ट आ जाती है। मैं तो इसको सॉल्व भी करूंगा, बट फिलहाल के लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। जरा वैल्यूज पुट करो, 0.2 है प्लस आपके पास 0.2 है। आप एम ए का वैल्यू देख लो वो 1 है, एम बी का वैल्यू देख लो वो 3 है, जी का वैल्यू क्वेश्चन में देख लो वो 10 है। ये आपके पास 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज सिंपली इक्वल टू 16 न्यूटन। हो गया आपका क्वेश्चन। मतलब आप एंट्रेंस क्लास में हो अभी, आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब हर किसी चैप्टर में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है, वो आप खुद से फाइंड करो, उनको मेमोराइज करो, ताकि जब भी आपको इस स्टाइल के क्वेश्चंस मिले आप उनको विद इन 30 सेकेंड्स कर लो। अब आगे ना अगर आप देखोगे, जेई में आपको इसी क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट देते हैं करने को, बट आप इस क्वेश्चन को तो 10 ही सेकेंड में कर रहे हो ना। 10-15 सेकेंड में हो गया, जो आपका टाइम वहां बच जाएगा वो आप दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगेन आप देख सकते हो प्रॉब्लम बहुत आसान है, और यहां पर 16 न्यूटन आपका ये आंसर है। 16 न्यूटन आपका ये आंसर है।
तो ये तो एक तरीका है। अगेन ये फॉर्मूला मैंने यहां पे बताया, इसका प्रूफ वगैरह तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो तो 11th के सेक्शन में मैं दिखाऊंगा। जब मैं 11th के सेक्शन में लॉज ऑफ मोशन सिंपली वहां पर उसकी वीडियोस अपलोड करूंगा, तो वहां पर आपको 100% इसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहां जरूरत है नहीं, तो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूं। तो चलो इसको और एक तरीके से देखते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला, हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड है, हमेशा फॉर्मूला वैलिड है, ये हमेशा आपको करेक्ट आंसर देगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ये वाला पार्ट 0 देकर होगा, कोई इश्यू नहीं है, ये 0 देकर होगा, इसकी जगह 0 पुट करो, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू देगा वो पुट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये तो 0 नहीं होगा इनमें से कोई भी, फिर तो मास एब्सेंट होगा। तो ये कभी भी एम भी आपको देकर होता है, जी भी आपको पता होता है, बट यूजुअली इसमें क्या किया होता है, आपको इन दो में से एक फ्रिक्शन को 0 दिया होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दो में से एक 0 होता है, तो उसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो, यही फॉर्मूला यूज करो, हमेशा आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, मगर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लोअर ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगाओगे, ताकि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड नहीं करना चाहिए। चलो इसको और एक सॉल्यूशन इसका देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आप देखते जाओ। देख लो, आप इस पर मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो ना, और ये दोनों जो है, ये दोनों ब्लॉक्स जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये स्लाइड नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर ये स्लाइड नहीं कर रहे हैं, आप इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो। ये पूरा आपके पास एक सिस्टम है, और ये सिस्टम आपके पास 4 kg का सिस्टम है, 4 kg का सिस्टम है आपके पास ये, क्योंकि आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड ही नहीं कर रहा, ये तो पूरा एज अ सिस्टम चलेगा ना। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन की बात करूं, अगर मैं इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन की बात करूं, अब वो समझो, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, कैसे लिखते हो, हमेशा याद रखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन इज सिंपली इक्वल टू फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन force responsible for motion divided by mass of system। ये आपका होता है एक्सेलरेशन। अब देख लो, ये तो पूरा सिस्टम है ना, आप फोर्स आगे लगा रहे हो, इस पूरे सिस्टम पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, सॉरी, जो फ्रिक्शन इस पर लगने वाला है वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और ये आपका एफ है। आप खुद से देख लो, अब ये पूरा सिस्टम है, इसको भूल जाओ, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, ये पूरा सिस्टम अब एक है। तो आप नीचे एक फोर्स लगा रहे हो एफ मैक्सिमम, और आप देख रहे हो कि ऑब्वियसली पूरे सिस्टम पे एक बैकवर्ड फोर्स लगने वाला है, जो कि इसके मोशन को अपोज करने वाला है, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स एफ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे, आगे जा रहा है ना सिस्टम, तो एफ मैक्स बड़ा होगा ना, आपका फ्रिक्शनल फोर्स छोटा होगा ना, बट नेट यहां पे कितना सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, एफ मैक्सिमम माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं लिखूंगा यहां पे, आपके पास आ जाएगा एफ मैक्सिमम माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, पूरे सिस्टम का मास कितना है, वो तो 4 है आपके पास, सिंपल। अच्छा, अगर फ्रिक्शन की मैं बात करूं, फ्रिक्शन का वैल्यू अभी मैंने बताया ना, फ्रिक्शन आपके पास किसके बराबर होता है, आप देख लो, अभी मैंने आपको कहा कि फ्रिक्शन सिंपली आपके पास म्यू एम जी के बराबर होता है, यही बताया ना। अच्छा, इस सरफेस का फ्रिक्शन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम इस सरफेस पे चलने वाला है, इस सरफेस के लिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, आप पुट कर दो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय मास। किसका लोगे, मास आप पूरे सिस्टम का आप लोगे, पूरे सिस्टम का मास तो 4 kg है, आप यहां पे 1 kg और 3 kg अलग से नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि ये तो पूरा एक ही सिस्टम अब बन गया। तो इसका अगर मैं मास की बात करूं, तो ये आपके पास यहां पे 4 kg है, मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू 10 है आपके पास। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, ये आपके पास 8 न्यूटन आ जाएगा, तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर 8 है। तो आप देख सकते हो, एफ मैक्सिमम आपको निकालना है, तो एफ मैक्सिमम यहां पे रख दो, एफ मैक्सिमम अपनी जगह पे रख दो, और आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 8 है, डिवाइड 4 से कर लो, ये आपका यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन जो है, ये तो पूरे सिस्टम के पास होगी, कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन लोअर ब्लॉक के पास भी होगी, ये एक्सेलरेशन अपर ब्लॉक के पास भी होगी, तो अपर ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन ए है।
अच्छा, अपर ब्लॉक एक्सेलरेशन ए, अब समझो समझो, देख लो कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं। अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए होगा, लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए होगा। क्यों? क्योंकि एक पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है और ये वाला ब्लॉक स्लाइड मत कर रहा है, तो दोनों का यहां पर अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का भी ए लेना पड़ेगा, नीचे वाले ब्लॉक का भी ए लेना पड़ेगा। डिफरेंट एक्सेलरेशन अगर आप इनका लोगे, उसका मतलब ही होगा कि इन दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, बट ऐसा नहीं ना है। तो आप देख सकते हो कि इस वाले ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन है वही इस वाले ब्लॉक पर एक्सेलरेशन होगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में है ना, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए ना आगे की डायरेक्शन में। इस पर सिर्फ एक फोर्स हो सकता है, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, और कोई फोर्स मत हो सकता है। इस पर आपका एक ही फोर्स होगा, दैट विल बी योर फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि जब आप इसका एफबीडी बनाओगे, मैंने दिखाया है, अगेन आप फ्रिक्शन वाले एफबीडी को चेक करो, वहां पूरा क्लियर आपको पता चलेगा कि कैसे मैं वहां पर एफबीडी बना रहा हूं फ्रिक्शन के रिलेटेड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस पे अगर इसका जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स आगे की डायरेक्शन में होना चाहिए, बट इस पे तो आप कोई फोर्स अप्लाई मत कर रहे हो, तो एक ही फोर्स आप इस पर आगे की डायरेक्शन में दिखा सकते हो, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे निकालें? ये फ्रिक्शनल फोर्स अगेन किसके बराबर? म्यू, फिर उसके बाद आपका एम, फिर आपका जी। अच्छा, म्यू किसका ले? म्यू किसका ले? म्यू अब आप यहां पर इन दो सरफेसेस, इन दो, ये जो आपके पास बी सरफेस है, इसका अब आप म्यू लोगे, क्योंकि आपका ए ब्लॉक, उस पर आप फ्रिक्शन निकाल रहे हो। अब ए ब्लॉक किस सरफेस पर रेस्ट कर रहा है? वो तो बी के सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, तो बी के सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी 0.2 है ना, तो आप यहां पे 0.2 लिख दो। अच्छा, मास कितना ले? मास किसका लोगे? ए ब्लॉक का मास लोगे। ए ब्लॉक का मास कितना देकर है, जरा देख लो, 1 kg। आप यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, जी का वैल्यू 10 है। आप देख सकते हो यहां पर कि आपके फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पे 2 न्यूटन आ रहा है। अच्छा, ये फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा ना एक्सेलरेशन के लिए, यही फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा ना एक्सेलरेशन के लिए। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे कि आपके पास फ्रिक्शन जो है इट इज इक्वल टू एम ए। समझो आप, रादर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ ब्लॉक ए, क्योंकि अब ये ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं, तो आपका फ्रिक्शन कितना ए पे आ रहा है। तो फ्रिक्शन अगर मैं बात करूं, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स ए पर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ए पर है, फ्रिक्शनल फोर्स ए पर कितना आपके पास है? 2 न्यूटन। अच्छा, मास ऑफ ए किसके बराबर है आपके पास? 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिल गया? वो आपको 2 मिल गया। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मिल गया, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू भी कितना होगा? ये आपका 2 होगा। आप देख लो, ये आपका 2 होगा। पूरा क्लियर रखो इसको, ये बहुत आसान है। मैं एक बार और बताता हूं। मैंने स्टार्ट किया एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इज फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सिस्टम। अब फोर्स कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? अगर आप इसको पूरा सिस्टम ले रहे हो, इस पे एफ मैक्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप देखोगे पूरे सिस्टम पे एक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मगर ये फ्रिक्शनल फोर्स आपके इस वाले सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करने वाला है। तो बस वही मैंने किया यहां पर, मैंने लिख दिया कि एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये फ्रिक्शनल फोर्स आपके ब्लॉक बी पे लगने वाला है, ब्लॉक बी पे लगने वाला है, मगर ये जो मास है यहां पर, ये आपको पूरे सिस्टम का मास लेना है। ये आपको पूरे सिस्टम का मास यहां पे लेना है। इसका टेक केयर करोगे तो मैंने यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स निकाल दिया। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, यहां पर आपके ये तो बी पे लग रहा है, रादर ये पूरे सिस्टम पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं इस पूरे सिस्टम पे, दैट विल बी एफ मैक्स माइनस बाय एफ। वही मैंने यहां पे लिखा, यही नेट फोर्स रेस्पॉन्सिबल है पूरे सिस्टम के मोशन के लिए। और डिवाइड किससे करेंगे? मास ऑफ सिस्टम, वो आपको 4 लेना पड़ेगा। फिर यहां पर अगेन मैंने सिंपली यूज क्या किया, किस लॉजिक को यूज किया कि जो एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का होगा वही नीचे वाले ब्लॉक का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोनों का सेम? क्योंकि जब तक कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम ना हो, तो अगर डिफरेंट होता एक्सेलरेशन, अगर डिफरेंट होता इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, ये दोनों ब्लॉक्स आपस में रिलेटिव मोशन में होते हैं। कहने का मतलब ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड कर रहा होता ऊपर, बट ऐसा मत है। आपको क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि आपका अपर ब्लॉक जो है वो लोअर ब्लॉक पर स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो जो एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक को दोगे वही एक्सेलरेशन आपको नीचे वाले ब्लॉक को देना है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने एक्सेलरेशन ए दे दिया ऊपर वाले ब्लॉक को, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर भी तो कोई फोर्स लगना चाहिए ना, जो इसका एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक में सिर्फ एक फोर्स लग सकता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ है, तो इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए।
आगे की डायरेक्शन में। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, ये भी म्यू mg का स्टाइल ही लेगा, बट यहां पर आपका जो म्यू है आपको इस सरफेस का म्यू लेना है, विच इज अगेन 0.2। आपको जो मास लेना है, क्योंकि आप इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स देखना चाहते हो, तो इस ब्लॉक का मास ले लो, दैट इज यहां पे 1 kg, और फर्दर g का वैल्यू 10 है, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज 2 न्यूटन। यही फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेलरेशन a आपके ब्लॉक को इंपार्ट कर रहा है, तो इसी को आप यहां पे लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका यहां पे सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ है, ये आपका यहां पे सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ है, ये आपका सिंपली यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ है। तो आप देख सकते हो, अब ब्लॉक यहां पर आपके पास ब्लॉक ए का मास आपको पता है, वो सब्स्टिट्यूट करो, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर 2 के बराबर आया। यही एक्सेलरेशन इसका भी होगा ना, पूरे सिस्टम का भी होगा ना ये एक्सेलरेशन, तो आप ए का वैल्यू यहां पर क्या लोगे, आप यहां पे 2 लोगे। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। देख लो, 4 को यहां ट्रांसपोज करो, जब 4 को यहां ट्रांसपोज करोगे, आपका यहां पर एफ मैक्सिमम जो है -8, इट इज इक्वल टू, आपने 4 को ट्रांसपोज किया, 4 × 2 आपका 8 आ जाएगा, तो आपका एफ मैक्सिमम -8 आपका 8 के बराबर, तो एफ मैक्सिमम 8 + 8 विच इज इक्वल टू 16 न्यूटन। अब देख लो कितना, ये आपका सोल्यूशन आपके बुक्स वगैरह पे होता है, बट मैंने तो इसको पहले ही सॉल्व किया था ना, मैंने इसको पहले ही सॉल्व किया था विद इन 30 सेकेंड्स। कितना टाइम आप बचा सकते हो, इतना सोचना है, या तो आपको इतना सोचना है, या तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सही टाइम पे फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहां पे और एक थोड़ा सा बताता हूं। ये तो लोअर ब्लॉक पे आप फोर्स की बात कर रहे हो ना, अगर मैं अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं और बोलूं कि कितना मैक्सिमम फोर्स मैं अपर ब्लॉक पर लगा सकता हूं, सच दैट कि इन दो के बीच का रिलेटिव मोशन यहां नहीं होगा, ए और बी में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी। तो अगेन मैं फॉर्मूला वाइज आपको दिखाऊंगा, नॉलेज रहना चाहिए आपको, आप देखते जाओ। तो चलो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपके पास ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, देख लो यहां 1 और 2 का टेक केयर कर लेना और कुछ नहीं है, 1 और 2 का टेक केयर कर लेना। आपके पास ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 1 पे अब आप मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहते हो, यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप μ1 ले लो, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप μ2 ले लो, इसका मास यहां पर m1 ले लो और इसका मास यहां पर m2 ले लो। तो ये तो दूसरा केस बनेगा, अब ये केस 2 बनेगा और ये आपका केस 1 है, यहां पे ये आपका केस 1 है और वो आपका केस 2 बनेगा। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, अगेन इसका फॉर्मूला जो है, पहले मैं वो लिखता हूं, इस पूरे सिचुएशन में जो हमने देखा कि एफ मैक्सिमम इट इज इक्वल टू μ1 + μ2 m1 + m2 इंटू जी। स्टाइल याद रखो और कुछ भी नहीं। अब यहां पर अगर मैं एफ मैक्सिमम की बात करूं, अब देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, μ1 + μ2, फर्क मत पड़ता है आपका, अगर मैं इसको μ2 लूं इसको μ1 लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों म्यूज को आपको ऐड करना है। कोई अगर एक म्यू आपको 0 भी देकर होगा वो भी चलेगा, इसमें कोई इश्यू है नहीं। तो पहला काम आपको म्यूज को ऐड करना है, वो मैंने कर दिया। अच्छा, मासेस m1 m2 है ना, इनको भी ऐड कर दो, m1 + m2। तो अगेन आप m2 + m1 करो, m1 + m2 करो, चलेगा। बट अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना, जिस ब्लॉक पर आप फोर्स लगाते हो ना उसका सबस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, उसका सबस्क्रिप्ट न्यूमरेटर में आएगा, बस यही आप याद रखना। जिस ब्लॉक पर आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो, उसका सबस्क्रिप्ट कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, बस इसका ख्याल रखना। अब देख लो यहां पर एफ मैक्सिमम है μ1 + μ2 m1 + m2, सेम तो आ रहा है। चलो जी वाला पार्ट रह गया ना, तो जी वाला पार्ट भी मैं लिख रहा हूं, सेम, बिल्कुल सेम आ रहा है। अब सिर्फ याद क्या आपको रखना है, यहां पे आपको इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज m1 / m2। ये आपको दिमाग में रखना है, ये फैक्टर यहां एडिशनल आता है। अच्छा, m1
न्यूमरेटर में कौन सा सबस्क्रिप्ट? न्यूमरेटर में आप एग्जैक्टली उस ब्लॉक का सबस्क्रिप्ट लोगे जिस ब्लॉक पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। अगेन मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होता रहता है। चलो अगर मैं ऐसे लूं, आप इसको ऐसे अब देख लो, अगर मैं इसको यहां पर MA बोल रहा हूं और इसको मैं MB बोल रहा हूं, इसको यहां पर चलो μ1 और यहां पर μ2, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप करोगे क्या, आपका F मैक्सिमम, एक बार और लिख रहा हूं, आपका F मैक्सिमम इट इज इक्वल टू, पहले इन दोनों म्यूज को ऐड कर लो, दोनों मासेस को ऐड कर लो और G से मल्टीप्लाई करो। अब यहां पर आपको MA/MB लोगे कि MB/MA लोगे? यहां पर अपर ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो ना, यही तो निकालना है ना आपको। तो जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है उसका मास न्यूमरेटर में लिख दो MA, और जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लग रहा है उसका मास ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आएगा, तो MA/MB का स्टाइल यहां पे आ जाएगा। बस इन चीजों का टेक केयर करो। आप देख सकते हो कि ये दोनों केसेस मैंने आपके सामने रखे, इनका रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली इस फोर्स को निकालना है। जब आप इस पॉइंट पे, आपका रोप पहले हैंग कर रहा था, उसके साथ 10 kg का ब्लॉक अटैच था वहां पे, तो आप यहां पर सिंपली इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाते हो सच दैट कि आपका यहां पर वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बनना चाहिए। कितना फोर्स यहां पर आप लगाओगे इस रोप पर ताकि 45 डिग्री एंगल बन जाए, बस इतना ही क्वेश्चन है ना। अब देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिस पॉइंट पर आप रोप को पकड़ रहे हो, कांटेक्ट बन गया। जिस पॉइंट पर आप रोप को होल्ड कर रहे हो ना, वो कांटेक्ट बन गया। बस इतना आपको टेक केयर करना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देख सकते हो यहां पर, ये आपके पास एक कांटेक्ट है, ये आपके पास यहां पर कांटेक्ट 1 है। ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप रोप को पकड़ोगे वो सिंपली आपका कांटेक्ट बनेगा। ये आपका कांटेक्ट 2 है यहां पे, और यहां पर आपका कांटेक्ट 3 है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बात पहले यहां पे करूं, सिंपली आपका यहां पर 10G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आया कहां से आपको पता है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मास 10 है तो मैंने क्या लिख दिया 10G, तो ये तो सीधे आपका 100 न्यूटन बन जाएगा। ये आपका सीधे यहां पर 100 न्यूटन बन जाएगा। अच्छा, 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो आपका स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में क्या लगेगा, टेंशन। तो अगेन टेंशन इज अवे फ्रॉम द कंटैक्ट, इट इज अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन इज अवे फ्रॉम द कंटैक्ट, इट इज अलोंग द स्ट्रिंग। तो आपका टेंशन यहां पर ये होगा, लेट इट बी T। यहां पर भी आपका टेंशन T होगा। अब ये ब्लॉक जो है ना, ये नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक जो है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो ये टेंशन आपका सीधे 100 न्यूटन बन जाएगा। ये टेंशन भी आपका क्या बन जाएगा, 100 न्यूटन। कैसे पता आपको 100 न्यूटन है, क्योंकि ये ब्लॉक पर एक डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है, इसी ब्लॉक पर एक टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कंटैक्ट की वजह से इस ब्लॉक पर एक टेंशन आ रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ब्लॉक आपका यहां पर अगर मैं बात करूं, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ये आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर ब्लॉक आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन 100 न्यूटन, ये टेंशन भी 100 न्यूटन। अब यहां पर और एक रोप है ना, अब ये रोप और ये रोप सेम नहीं है, इसका नेचर डिफरेंट है, इसका नेचर डिफरेंट है, क्योंकि यहां कंटैक्ट आ गया। अगर कंटैक्ट नहीं होता, इस रोप में भी सेम टेंशन होता, ये अपर मोस्ट रोप जो है इसमें भी टेंशन सेम होता। अब आप कितना फोर्स लगाओगे ताकि अपर मोस्ट रोप जो है वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल आपका बनाए, यही क्वेश्चन है ना। तो आप यहां पर टेंशन T डैश ले लो, तो यहां पर भी टेंशन क्या होगा, वो आपका T डैश होगा। आप देख लो, ये पॉइंट जो है, ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे लूं, देख लो क्या सिनेरियो बन रहा है। आपके पास यहां पर एक रोप है, आपके पास यहां पर एक रोप है, और यहां पर आप देख रहे हो कि आपका मास हैंग कर रहा है। आपको पता है कि इस पॉइंट पर आपका टेंशन जो है वो 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपका सिनेरियो बन रहा है। यहां से आपका टेंशन आप देख रहे हो, ये आपका T डैश है जो कि मैंने लिया। वर्टिकल के साथ अगर मैं एंगल की बात करूं, वर्टिकल के साथ अगर मैं एंगल की बात करूं, वो आपका यहां पर 45 डिग्री बन रहा है, वो आपका यहां पे 45 डिग्री बन रहा है। और यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, यहां पर आप एक फोर्स लगा रहे हो, और वो फोर्स आपका F के बराबर है। जरा टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। ये आपका T डैश है, तो अगर मैं बात करूं ये वाला वेक्टर,
इस वाले वेक्टर की अगर बात करूं, ये वेक्टर एंगल के साथ है ना, तो ये बन जाएगा टी डैश कॉस ऑफ थीटा। थीटा 45 है, कोई इशू नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं इस 45 को यहां पे थीटा ले रहा हूं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट वो आप ये लेते हो, और ये आपका बन जाएगा टी डैश साइन ऑफ थीटा। अब ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है। अगर ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है, ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि आपका जो यहां पर एफ है, इट इज इक्वल टू टी डैश साइन ऑफ थीटा, आपका 45 डिग्री है। और ये तो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आ गया, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। मैंने एफ को किसके बराबर लिख दिया? टी डैश साइन थीटा के बराबर। वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी तो है ना, तो आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकते हो ना कि 100, क्योंकि ये 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इट हैज टू बी इक्वल टू टी डैश कॉस थीटा। टी डैश कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। जरा डिवाइड कर दो, एफ बाय 100 इट इज इक्वल टू, इन दो को जब डिवाइड करोगे टी डैश कैंसिल होगा, तो आपका साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। ये tan 45 डिग्री होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो f है 1 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये आपका आंसर यहां पे आ रहा है। तो कितना फोर्स लगाओगे? 100 न्यूटन का फोर्स, तब जाके ये एंगल क्या बनेगा? 45। एंगल को चेंज करोगे, आपको फोर्स को चेंज करना पड़ेगा। फोर्स को चेंज करके ही आप इस अपर मोस्ट रोप का एंगल यहां पर चेंज कर सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे आपने रोप को पकड़ा, वो एक डिफरेंट कंटैक्ट बन जाता है। और डिफरेंट कंटैक्ट की वजह से क्या होता है? पहले आपके पास एक सेम रोप था ना, मगर कंटैक्ट की वजह से अब आपको रोप को दो अलग अलग रोप्स की तरह लेना पड़ेगा। एक अपर मोस्ट रोप को अलग से एनालाइज करना है, लोअर मोस्ट रोप को अलग से एनालाइज करना है, और जैसे कि हमने किया, आपका आंसर 100 न्यूटन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त आपका जो ब्लॉक एम है, ये आपके वेज पर है, और वेज आपका एक्सेलरेट कर रहा है। अगर आपका वेज एक्सेलरेट कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहां पर एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम है अब। और अगर मैं बात करूं न्यूटन लॉ की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ये दोनों लॉज जो है ये आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फॉलो होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फॉलो नहीं होते हैं। अब जब रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं ना, तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब कुछ नहीं होता है, एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को एक आप क्लॉक दे दो और उसको आप एक सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दो, वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो ऑब्जर्वर में आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और आपके पास एक क्लॉक होता है, वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूं, ये इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता है। तो वहां पर हाँ, आपके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर चल रहा होगा, वो चलेगा, मगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। या तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर ही होगा, या तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो इसी तरीके से जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहां पर आप क्या बोलते हो कि वहां पर आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है। अब देख लो, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां पर आपके पास जो ये वेज है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मगर ये नॉन इनर्शियल है। कहने का मतलब अगर आप सारी प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे ना विद रेस्पेक्ट टू वेज, विद रेस्पेक्ट टू वेज अगर आप करोगे सारी प्रॉब्लम को एनालाइज, तो ये आपका जो वेज है ये सिंपली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा जो कि एक्सेलरेट कर रहा है। इसमें मुश्किल है नहीं कुछ भी। और अगर आपके पास ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें आप न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो नहीं कर सकते हो। अब न्यूटन सेकंड लॉ अगर आप फॉलो करना चाहते हो ना, तो आप एक स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हो। अब स्यूडो फोर्स कैसे आप सिंपली यूज करते हो वो मैं थोड़ा सा बताता हूं। जरा देख लो, अगर ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है ना टुवर्ड्स राइट, आगे की डायरेक्शन में। अगर आप यहां पर इस सिचुएशन में न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करवाना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ब्लॉक को एक स्यूडो फोर्स देना पड़ेगा। वो स्यूडो फोर्स कैसे आप दोगे? वो स्यूडो फोर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी ब्लॉक का मास m लेना है। स्यूडो फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको यही ब्लॉक का मास m लेना है, मगर आपको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लेना है।
तो स्यूडो फोर्स फोर्स होगा ना। तो देख लो अगेन, स्यूडो फोर्स आपके पास एक फोर्स है जो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज कर सको, ताकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। अब यहां पर अगर आप देखोगे, इस ब्लॉक को मुझे एक स्यूडो फोर्स देना है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यहां पर, तो इस ब्लॉक का मास मैं m लूंगा, मगर एक्सेलरेशन किसका लोगे? एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लोगे। तो जरा ये स्यूडो फोर्स पहले मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। आपके पास जो F स्यूडो होगा वो आपके पास सीधे m इंटू ए होगा। तो चलो ये हो गया, मगर स्यूडो फोर्स अगर मैं बात करूं, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, तो आप क्या करोगे, जो आपकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना, बराबर इसका रिवर्स आप इसको दोगे। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? आगे की डायरेक्शन में, आप स्यूडो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में दो। मगर स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ब्लॉक का जो मास है वो लिखो और मल्टीप्लाई करो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन से, ये आपका स्यूडो फोर्स यहां पर होगा। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा जरा फर्दर देख लो, अगर मैं बात यहां पे करूं, ये तो स्यूडो फोर्स हो गया। चलो मैं इस पूरी डायग्राम को और एक बार ड्रॉ करता हूं, आप देखते जाओ। ये आपके पास डायग्राम है यहां पे, ये आपके पास डायग्राम है यहां पे, ये आपका थीटा एंगल है यहां पर, ये आपका ब्लॉक है सिंपली यहां पे, और ये वेज का एक्सेलरेशन ए आगे की डायरेक्शन में है, और इस पर ऑब्वियसली अगर आप स्यूडो फोर्स दिखाओगे वो तो पीछे की डायरेक्शन में आ जाएगा। स्यूडो फोर्स अगर आप दिखाओगे यहां पे, वो पीछे की डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा। और ये स्यूडो फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, अगेन इस ब्लॉक का मास m है तो आप m लिख दोगे, मगर जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन a है, आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका यहां पे स्यूडो फोर्स लग रहा है। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब देख लो यहां पर, अगर मैं यहां पहले नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, ये आपका सरफेस कंटैक्ट है, यहां पर आपका कंटैक्ट बन रहा है। कंटैक्ट के परपेंडिकुलर डालते हो ना नॉर्मल रिएक्शन। अगर किसी को डाउट है प्लीज आप यहां पे एफबीडी की वीडियो चेक कर लो, वहां पर मैंने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात की है, टेंशन के बारे में बात की है, फ्रिक्शन के बारे में बात की है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगने वाला है। अच्छा ब्लॉक पर mg किस डायरेक्शन में होगा? इस ब्लॉक पर mg किस डायरेक्शन में होगा? अगर मैं mg की बात यहां पे करूं, mg आपका सीधे इस डायरेक्शन में होने वाला है, और ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है आपके पास, ये आपका नॉर्मल है यहां पे। अब देख लो, ये आपके पास लाइन 1 है, ये आपके पास लाइन 2 है, और 1 और 2 लाइन के बीच में एंगल कितना है? थीटा। आपने थ्योरम पढ़ा होता है, एंगल बिटवीन लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो एंगल बिटवीन लाइंस यहां थीटा है, इस लाइन का परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर आपका mg है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका थीटा आ जाएगा। देख लो, 1 लाइन का जो आपका परपेंडिकुलर है, 1 लाइन का जो परपेंडिकुलर है, 1 लाइन का जो नॉर्मल है वो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका 2 लाइन का नॉर्मल है वो आपका mg वाला पार्ट है। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो ये दो नॉर्मल बन रहे हैं ना, इन दो के बीच का एंगल क्या बन जाएगा? थीटा। ये आपका mg था। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, आप सिंपली देखते जाओ। अब यहां पर आपका ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक रेस्ट में होना चाहिए। उसके लिए आपको एक्सेलरेशन a और थीटा के बीच का रिलेशन निकालना है। आपको a और थीटा का रिलेशन निकालना है सच दैट कि ये ब्लॉक किस में हो? रेस्ट में हो। तो इस पे नेट फोर्सेस कितने लगेंगे? नेट फोर्स पे कितना लगेगा? 0। तो आप यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को सीधे रिजॉल्व करो ना, एक कंपोनेंट आपके पास ये आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट आपके पास ये आ जाएगा। अब समझो, ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, ऑटोमेटिकली ये भी थीटा होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, थीटा और थीटा। तो अगर ये थीटा बन गया तो ये आपके पास n cos थीटा बनेगा और ऑटोमेटिकली आपका n sin थीटा बनेगा। पूरा ब्लॉक किस में है? रेस्ट में है। पूरा ब्लॉक इसमें रेस्ट में। होपफुली आपको यह समझ में आया होगा कि मैंने कैसे स्यूडो फोर्स बनाया। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, आपको जिस पर स्यूडो फोर्स लगाना होता है उसका मास और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और आप कैसे स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे? एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में होता, स्यूडो फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगता। यहां एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में, स्यूडो फोर्स आपका पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। जरा देख लो, अब यहां पे आप लिख सकते हो ना, यहां पर सिंपली कि
एन साइन थीटा आपका ma के बराबर। क्यों? क्योंकि ब्लॉक आपका रेस्ट पर है, तो सारे फोर्सेस का अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम यहां पे अटेन हो जाएगा। तो आप सिंपली लिख सकते हो एन साइन थीटा इट इज इक्वल टू ma। डिवाइड कर दो, आपके पास एन कॉस थीटा है तो एन कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा किसके बराबर है? mg के बराबर। देखो सिंपल है ये, इतना तो अब आपको पता है। नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट होगा, मास आपका कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टैन थीटा होता है, और ये आपका a बाई जी आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो ना देयरफॉर a इज इक्वल टू जी टैन थीटा। आपको बहुत सारे बोलते हैं इस रिजल्ट को याद ही रखो, वो ज़्यादा उतना बोलते नहीं है, स्यूडो फोर्स के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं, बट ये 2018 का क्वेश्चन है। 2019 का जो क्वेश्चन है ना, वो भी स्यूडो फोर्स पे बेस्ड है, वो भी स्यूडो फोर्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका आंसर यहां पे डी पार्ट आएगा, a इज इक्वल टू जी टैन थीटा। और मैं स्यूडो फोर्स पे एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाला हूं, जेई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, टेक केयर।